नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम बात करेंगे नेशनल, इंटरनेशनल और छत्तीसगढ़ की करंट अफेयर के बारे में। तो आपको ये सारी चीजें जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। करंट अफेयर को पढ़ना, चाहे आप सीजीपीएससी, व्यापम या फिर कोई भी पेपर देते हैं, एडीओ का जैसे तैयारी कर रहे हैं या प्यून की भी तैयारी कर रहे हैं, वहां पे भी छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, भारत का सामान्य ज्ञान दिया है, तो वहां पे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका नेशनल फिर छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर, क्योंकि कुछ भी चीजें दी जा सकती है, उसमें करंट के डेटा को भी देने की संभावना रहती है। तो हर एक जगह आपको करंट अफेयर काम आने वाला है। तो हमारा यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चन रहेंगे जो एमसीक्यू फॉर्मेट में रहेंगे, साथ ही एक्सप्लेनेशन भी बताया जाएगा, आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके फीडबैक भी दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हाँ, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वैसे तो हमेशा एमसीक्यू जो है सर लेकर आते हैं, पर इस बार मैं लेके आई हूँ, कुछ नए तरीके से हम पढ़ेंगे सारी चीजों को। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया पर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम सभी जगह पे फॉलो कर सकते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2022 की एक रिपोर्ट है, किस संगठन द्वारा जारी की गई है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है आसियान, दूसरा एफएटीएफ, तीसरा सार्क, चौथा है संयुक्त राष्ट्र। सही आंसर क्या होगा इसका? संयुक्त राष्ट्र, यानी कि यूएन, या यूएनओ जिसको कहते हो आप, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2022 का जो रिपोर्ट है, ये यूएन जो है उनकी विभिन्न संस्थाएं जैसे एफएओ, आईएफएडी, यूनिसेफ, डब्ल्यूएफपी और डब्ल्यूएचओ, इनके द्वारा जारी की गई है। इन्होंने भारत में कुपोषण के लिए भी एक रिपोर्ट दी गई है कि पिछले 15 वर्षों में कुपोषण जो है घटकर 2019 से 21 की स्थिति में 224.3 मिलियन ये हो चुकी है। और ये भी बताया है कि दुनिया का जो हमारा देश है, जो अभी वर्तमान में तो सबसे अधिक आबादी में दूसरे नंबर पे है, यहाँ पर मोटापे से ग्रस्त वयस्क और एनीमिया से पीड़ित महिलाएं ये सर्वाधिक मात्रा में है। तो ये बताया गया है कि इसमें यूएन की इस रिपोर्ट में, ध्यान रखिएगा। साथ साथ आप आंसर भी लगा सकते हैं अगर आपको पता हो। दूसरा क्वेश्चन है, यूनिवर्स के इतिहास में सबसे पुराना प्रलेखित प्रकाश यानी कि ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंटेड लाइट, जिसे हाल ही में जारी किया गया था, किस टेलीस्कोप द्वारा कैप्चर किया गया है? आपके पास ऑप्शन है हबल टेलीस्कोप, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, गैलीलियो टेलीस्कोप, और चौथा ऑप्शन है आपका डिस्कवरी टेलीस्कोप। तो सही आंसर क्या होना चाहिए इसमें? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। याद रखिएगा, इस टेलीस्कोप के बारे में और इस प्रकार जो आपका ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंटेड जो लाइट कहा जा रहा है उसके बारे में अमेरिका राष्ट्रपति जो है बाइडेन जी, उन्होंने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा जो ली गई इस तस्वीर को जो है अनावरण किया है। कहा जा रहा है कि ब्रह्मांड के इतिहास में 13 अरब साल पहले का ये पिक है, मीन्स ये प्रलेखित प्रकाश है, जिसकी छवि को नाम दिया गया स्मेक्स 0723। ये नाम से जाना जाएगा। ये पृथ्वी पर दक्षिणी गोलार्ध से दिखाई देने वाला जो है आकाश का एक पैच है। इस पैच के बारे में आप जान लीजिए थोड़ा। जैसे आप जनरली आप बात करते हैं सूर्य के प्रकाश की, जब वो पृथ्वी पर पहुंचता है तो 8.3 मिनट का कुछ समय लेता है। तब इस समय का जो हमेशा जो नासा पिक जारी करता था, वो उस समय में लिया गया एक फोटो होता था, 8.3 मिनट के अकॉर्डिंग लिया जाता था। लेकिन जब लेते थे हम तो हबल टेलीस्कोप से लेते थे, परंतु जब जेम्स वेब टेलीस्कोप का यूज किया गया तो टूटते हुए तारे का एक फोटो लिया गया जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। उसके अलावा एक कंपैरिजन फोटो भी देख सकते हैं। हबल टेलीस्कोप में कुछ हमारी जो गैलेक्सी या आकाशगंगा है कुछ इस तरीके से दिखाई देती थी, जबकि जेम्स वेब में कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। तो 13 अरब वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, वो तो काफी पुराना बात कर रहा है। और ये समझ लीजिए जब ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हो रही थी, बन रहा था ब्रह्मांड, तब की बात कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। चलिए, उसके अलावा हम बात करते हैं थर्ड नंबर पे। तो पॉफ फेम एक नया ईंधन है जो खबरों में देखा गया है, किस स्रोत द्वारा विकसित किया गया? तो पॉफ फेम से फेमस याद कर लीजिएगा कौन है इस बार? तो विषाणु नहीं है, कौन है? जीवाणु है। तो विषाणु, जीवाणु, प्रोक्तोनो, इसमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन में दिया गया है। याद रखिएगा, बैक्टीरिया या जीवाणु है। पॉफ फेम याद रखिएगा, फेमस है कौन? जीवाणु। तो कहा जा रहा है कि यूएस लॉरेंस बर्कले लैब, यूएस में है ये लॉरेंस बर्कले, ये वैज्ञानिकों के नाम पे ये लैब स्थापित किया गया है। इन्होंने जो है यहाँ के वैज्ञानिकों ने एक जीवाणु से पॉफ फेम ईंधन को विकसित किया है। ये जो ईंधन है इसमें ऊर्जा घनत्व जो है 50 मेगाजूल प्रति लीटर से भी अधिक होता है, जो वर्तमान में उपयोग किए जाने वाले रॉकेट ईंधन से भी ज्यादा इसकी क्या है आपका ऊर्जा घनत्व है। तो बैक्टीरिया को ध्यान रखिएगा, बैक्टीरिया से बैक्टीरियल डिसीज को ध्यान रख लीजिएगा। हो सकता है किसी पेपर में पूछ दे, जैसे बैक्टीरिया से होने वाले डिसीज को आप एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, टिंकू सिटी को गई।
छू बनी है पटाखा, इस तरीके से आप ले सकते हैं। जैसे टी फॉर टिटनेस, कू फॉर कुष्ठ रोग, टी को लेना है डी में डिप्थीरिया, उसके अलावा जो है सॉरी सी वाला सिफिलिस, डी फॉर डिप्थीरिया, फिर को से कोड़, गई को ले लेना गो में गोनोरिया, छू से क्षय रोग ले लेना, बनी बन से बॉटुलिज्म जिसको भोजन विषाक्तता कहते हैं यानी कि फूड पॉइजनिंग एक प्रकार से आपका, नी फॉर निमोनिया, है फॉर हैजा, पटाखा में प फॉर प्लेग, टा फॉर टाइफाइड, का फॉर कॉली खांसी। तो याद करने का भी ट्रिक है, कभी कभी आता है तो यहाँ पे एक तरीके से आप इसको भी याद कर सकते हैं। चलिए हम चौथे नंबर पे चलते हैं। हाल ही में लॉन्च किया गया भारत का तीसरा और सबसे नया पावर एक्सचेंज कौन सा है? ये क्वेश्चन आ सकता है आपके पास ऑप्शन है भारत पावर एक्सचेंज, इंडिया पावर एक्सचेंज, हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज और इनमें से कोई नहीं। क्या हो सकता है? अगर किसी को पता हो तो जल्दी से लगाइए। वैसे आंसर है इसका HPX, हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज। थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में। देश का तीसरा पावर एक्सचेंज है। इसके अलावा BSE और पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन यानी कि PTC द्वारा ये समर्थित है। दोनों का इस पे क्या है आपका साझेदारी है। जैसे HPX में PTC इंडिया और BSE की साझेदारी 25% की है और 9.9% की साझेदारी ICICI बैंक के पास है। बाकी ध्यान रखिएगा इसके पास खुद है। उसके अलावा जो दो अन्य एक्सचेंज जो पहले चलते थे हमारे यहाँ, इंडिया एनर्जी एक्सचेंज IEX और पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि PXIL, ये चलते थे। अब HPX भी तीसरा हो गया है पावर एक्सचेंज में। चलिए फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन हमारा है, MCQ फॉर्मेट पे आता है। करंट अफेयर से अगर पसंद आ रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, कमेंट भी करते रहिएगा। नेशनल कॉन्क्लेव ऑन माइंस एंड मिनरल, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? अगर ध्यान देंगे आप, माइंस एंड मिनरल्स बोल रहे हैं यानी कि खान और खनिज की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं खनिज मंत्रालय से रिलेटेड होगा। तो याद रखिएगा ये इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। उसके अलावा इसके बारे में क्या जान सकते हैं आप? तो खान मंत्री जो है हमारे केंद्रीय प्रहलाद जोशी, खान मीन्स होता है खनिज, जो आपका माइंस होता है उसके बारे में। तो नई दिल्ली में इन्होंने खान और खनिजों संबंधित 6वें नंबर के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस कॉन्क्लेव का जो आयोजन है आजादी का जो अमृत महोत्सव यानी कि 75वीं वर्षगांठ पर जो अमृत महोत्सव आयोजित किया गया था, जिसके साथ साथ बहुत सारे कार्यक्रम जो है देश भर में आयोजित किए जाते थे। हर एक छोटे बड़े फंक्शन को बहुत बड़े लेवल पे सेलिब्रेट किया गया, उसमें ये भी था। इस दौरान जो केंद्रीय गृह मंत्री है अमित शाह, उन्होंने विभिन्न श्रेणियों में राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार और अन्य पुरस्कार भी प्रदान किए इसी कॉन्क्लेव में, ये ध्यान रखेंगे आप। उसके अलावा हम 6वें नंबर पे आते हैं जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टर से रिलेटेड एक रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टर 2022 की। इसके अनुसार किस वर्ष भारत जो है दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देशों में चीन को भी पछाड़ देगा, यानी कि चीन से भी आगे निकल जाएगा, ये पूछा गया है। तो प्रोस्पेक्टर के अनुसार आपको बताना है कौन सा सन आएगा, 2031, 2032, 2023, 2034। ये उपरोक्त जो है आपके ऑप्शन है, इसमें बताना है। तो सही आंसर क्या होगा इसका? 2023। 11 जुलाई को क्या मनाते हैं हमारे यहाँ? जनसंख्या दिवस, वैश्विक जनसंख्या दिवस। तो संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN ने विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर आधिकारिक जनसंख्या अनुमानों के 27वें संस्करण यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2022 के शीर्षक से इसको जारी किया गया है। इस समय क्या मिलने वाला है इसको ध्यान देना है आपको। तो इस प्रकाशन के अनुसार भारत में 2023 में दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देशों में यह चीन को भी पछाड़ देगा और वैश्विक जनसंख्या जो है 15 नवंबर 2022 तक जो है आपका 8 बिलियन तक पहुंचने का ये अनुमान है। इसको आपको ध्यान रखना है, तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये। उसके बाद हम जो है और चलते हैं। तो 2022 में विंबलडन महिला और पुरुष खिताब किसने जीता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर आपको बताना है। जैसे ऑप्शन में दिया है राफेल नडाल, मारिया शारापोवा, एलेना नोवाक जोकोविक, रोजर फेडरर, सानिया मिर्जा, रोजर फेडरर, सिमोना हालेप। ये कुछ ऑप्शन इस तरीके से देंगे, सही ऑप्शन आपको चूज करना है। तो एलेना और नोवाक जोकोविक दोनों के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। 23 साल की है एलेना रैबकीना, इसका फुल मतलब पूरा नाम है। ग्रैंड स्लैम जीतने वाली ये कजाकिस्तान की पहली खिलाड़ी बनी है और 2011 के बाद ये सबसे कम उम्र की विंबलडन जीतने वाली जो महिला खिलाड़ी भी बनी है, ये ध्यान रखिएगा। उसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि नोवाक जोकोविक जो है चौथा सीधा जो आपका विंबलडन पुरुष एकल खिताब जीता है इन्होंने, और कुल मिलाकर उनका ये 21वां ग्रैंड स्लैम है। चौथा उनका विंबलडन है और 21वां उनका ग्रैंड स्लैम है, ये ध्यान रखिएगा। उसके अलावा जो है ओलाप और हेल्प, ये दो और चीजें हैं जो देखते हैं। ओलाप और हेल्प क्या है, खबरों में ये रहते हैं, किस क्षेत्र से है? पानी, गैस, विद्युत और तेल। तो याद रखिएगा तेल वाला है ओलाप, ऑयल हेल्प, ऐसा याद रखिएगा, ओलाप और हेल्प। तो सॉरी ऑयल पे हेल्प, ऐसे याद रखिएगा। तो
OALP और HELP, तो ऑल पे हेल्प, इस तरीके से याद रखिएगा, ऑल पोल ऐसा करके ऑयल से ये रिलेटेड है। तो ध्यान रखिएगा हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी यानी कि हेल्प, तेल और गैस खोजने और उत्पादन करने की एक नई नीति वर्ष 2016 में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी, यानी कि भारत की बात कर रहे हैं। ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग प्रोग्राम यानी कि OALP जो है के साथ बोली दौर संपन्न हुए हैं। अब तक 134 अन्वेषण और उत्पादन ब्लॉक प्रदान किए गए, मतलब 7 जो है बोली का दौर खत्म हो गया है, इसका बोली लगाते रहते हैं इस पर। हाल ही में 7वें बोली दौर में ONGC, IOL और गेल को तेल और गैस की खोज और उत्पादन के लिए प्रस्तावित 8 ब्लॉकों में से अधिकांश ब्लॉक मिले हैं। कहने का तात्पर्य है कि इस साल इसका 7वां नंबर का बोली लगा है, जिसमें अलग अलग जो कंपनियां हैं, जो ऑयल एंड गैस कंपनियां होती है, जैसे ONGC, IOL और गेल जैसी कंपनियां हैं, इनको अलग अलग ब्लॉकों को क्या किया गया है, इनको दिया गया है। तो इसके कारण जो है ये वापस में क्या आ गया है, इस पे चर्चा में आ गया। तो याद रखिएगा इसको भी। चलिए थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, अभी बचा हुआ है मेरे क्वेश्चन काफी सारे जो प्यून टेस्ट दे रहे हैं। वैसे तो 11 जुलाई से शुरू हो गया है, 28 जुलाई तक है। केवल ये प्यून के लिए नहीं है, प्यून के फॉर्मेट में जरूर है, पर ये CGVAPM CGPSC देने वाले को लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आप नहीं दे पाए हैं तो बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसमें सभी में 2 अटेम्प्ट है, यानी कि आपका अगर डेट एक्सपायर भी हो जाता है तो भी आप अभी तक अटेम्प्ट कर सकते हो इस टेस्ट को। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको ऐप पे जाना है CGPSC नॉलेज हब के, और इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद वहां पर जाकर आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। सामने ही दिख जाएगा आपको CGPSC प्यून टेस्ट सीरीज का। तो ये इसका कुछ मिनिमम कॉस्ट है, आप ले सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। टोटल 8 टेस्ट है, तो पुराना टेस्ट भी आप अभी भी दे सकते हैं, और नए टेस्ट जो आने वाले हैं वो धीरे धीरे खुलते जाएगा, आपको मिल जाएगा टोटल 8 टेस्ट। ध्यान दीजिएगा, इसी फॉर्मेट में है। उसके अलावा हम बात करते हैं 9वें नंबर का क्वेश्चन की, कानागनहल्ली, जो कि हाल ही में खबरों में रहा है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है? ध्यान रखिएगा बौद्ध स्थल है ये। तो इसमें ऑप्शन दे सकता है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, तमिलनाडु और कर्नाटक। ध्यान दीजिएगा ये कर्नाटक में है, कानागनहल्ली बौद्ध स्थल। तो कानागनहल्ली के जो स्तूप है उसको हम जो है कर्नाटक में देख सकते हैं, आप लोकेट किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है ये कर्नाटक, ये ध्यान दीजिएगा। कर्नाटक जो है एक सीमा पे लगा हुआ एक क्या है, हमारा राज्य है, यानी कि सीमावर्ती एक राज्य है, समुद्री सीमा से भी ये टच होती है, बिल्कुल इसको ध्यान देंगे। कानागनहल्ली कर्नाटक राज्य में कलबुर्गी जिले में है, भीमा नदी के तट पर एक प्राचीन बौद्ध स्थल है, ये ध्यान रखेंगे। सन्नति स्थल का भाग है। भारतीय पुरातत्व संरक्षण स्थल ने इस बौद्ध स्थल को का संरक्षण का कार्य भी शुरू कर दिया। जो भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग है, अलग अलग जगह पे क्या करता है, संरक्षित करता है स्मारकों को, तो उसमें इस बौद्ध स्थल का चयन किया गया है, कानागनहल्ली, याद रखिएगा। चलते हैं 10वें नंबर के क्वेश्चन पे। हाल ही में खबरों में रहा सिंगलीला नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका ऑप्शन आपको दे सकता है यूपी, अंडमान निकोबार, असम, पश्चिम बंगाल। इसके अलावा कोई सा भी ऑप्शन दे सकता है, लेकिन सही आंसर चुनना क्या है आपको, पश्चिम बंगाल, सिंगलीला। तो याद रखिएगा सिलीगुड़ी के पास क्या मिलेगा, सिंगलीला। सिलीगुड़ी है आपका कहाँ पे, जो पश्चिम बंगाल है, और जो आपका ऊपर सिक्किम, दोनों से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये पश्चिम बंगाल का भाग होता है सिलीगुड़ी, वहीं पे सिंगलीला नेशनल पार्क है, याद रखिएगा। तो थोड़ा लोकेट कर सकते हैं। अगर पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो सीमावर्ती, तटवर्ती, ये भी क्या है, एक प्रकार का राज्य है। बांग्लादेश की सीमा इस पर लगती है, नेपाल की सीमा इससे लगती है, भूटान की सीमा लगती है। तो इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। चिकन नेक भी यहाँ पे देखने को मिलता है। पश्चिम बंगाल पे की राजधानी क्या है, कोलकाता है। उसके अलावा बंगाली यहाँ पे क्या है, भाषा है। चलिए बात करते हैं। तो पश्चिम बंगाल के सिंगलीला नेशनल पार्क ने 5 साल की अवधि में लगभग 20 लाल पांडा को रिहा करने का कार्यक्रम शुरू किया गया है। पश्चिम बंगाल के जो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है, इसने 20 लाल पांडा एलुरस फुलगिन्स, जिसका वैज्ञानिक नाम है, को जंगल में छोड़ने के लिए ये कार्यक्रम जो है शुरू किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो है लाल पांडा को रिहा करेगा। उसके अलावा भारतीय नौसेना ने स्टेल्थ फ्रिगेट INS तरकश ने किस देश की नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया, यानी कि समुद्री सैन्य अभ्यास बोल सकते हैं। तो इसमें पूछ सकता है स्टेल्थ फ्रिगेट
है ना। आईएनएस तरकश के साथ किस देश की नौसेना ने जो है भाग लिया, तो इसमें ऑप्शन हो सकता है सूडान, म्यांमार, ताइवान, दक्षिण कोरिया। आंसर है आपका सूडान। सूडान के बारे में अगर देखेंगे तो आपका इंडिया है, इंडिया के अलावा आपका जो है सूडान को आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा कुछ सूडान, ये यहाँ पे दिख रहा है, ये इंडिया है, ये सूडान है। तो इन्होंने जो है समुद्री अभ्यास किया है, क्योंकि बीच वाला हिस्से में कहीं ना कहीं चीन अपना प्रभुत्व दिखाने का प्रयास कर रहा है, ये यमन ओमान वाले इलाके में। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से समुद्री अभ्यास कर रहे हैं। चलिए, भारतीय नौसेना के जो स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस तरकस है ने जिबूती का दौरा किया और सूडान नौसेना बेस के पास लाल सागर में सूडान नौसेना के जहाजों अल्माज और निमेर के साथ क्या किया है, समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजन किया है। तो इस प्रकार से समुद्र में जो पकड़ है, जो सैन्य पकड़ है, वो भारत बनाने का प्रयास पूरी तरीके से कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस यानी कि AIDEF संगोष्ठी और प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई है। तो ऐसा क्वेश्चन हो पूछ सकता है। ऑप्शन आपके पास नवी मुंबई, नई दिल्ली, उत्तराखंड और बिलासपुर। तो सही आंसर है इसका नई दिल्ली, AIDEF आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस। तो रक्षा मंत्री हमारे कौन है, राजनाथ सिंह। उन्होंने नई दिल्ली में पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस यानी कि AIDEF संगोष्ठी का जो है और प्रदर्शनी का जो है उद्घाटन किया है। यह रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय द्वारा जो सेवाएं प्रदान की जाती उन पर, अनुसंधान संगठनों, उद्योग और स्टार्टअप द्वारा विकसित अत्याधुनिक AI सक्षम समाधानों को प्रदर्शित करने और बाजार के लिए AI उत्पादों को लॉन्च करने के लिए आयोजित किया गया। यानी कि अगर इसको ध्यान दें हम, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित जितने भी सक्षम समाधान है और जितने भी उत्पाद है उनको बाजार में लॉन्च किया जाएगा, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, रक्षा के क्षेत्र में और उन्नति कर सकते हैं। तो यह संगोष्ठी नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। किस केंद्रीय मंत्रालय ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंधित कविताओं, लेखों और प्रदर्शनों की पहचान कर उन्हें प्रकाशित किया है। 13वें नंबर का क्वेश्चन है। ऑप्शन है पर्यावरण मंत्रालय, रेल मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, गृह मंत्रालय। पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका है संस्कृति। संस्कृति मतलब कविता, लेख, प्रकाशन, इसका पहचान को जब आप बताओगे, यानी कि कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार जो क्या किया, प्रतिबंधित किया, तो हमारी संस्कृति को प्रतिबंध कर रहा था। तो आंसर क्या आएगा इसका, संस्कृति मंत्रालय। आजादी का 75वां वर्षगांठ पे जो आजादी का अमृत महोत्सव शुरू किया गया था, संस्कृति मंत्रालय इसमें नोडल मंत्रालय है। इसने जितने भी कविताएं, लेख या प्रकाशन जो ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिए गए उनको नई पहचान दिलाई और उनको एक कैटलॉग में डालकर प्रकाशित कर रहा है, जिसे भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा वेबसाइट पर प्रकाशित भी किया गया है। ये रचनाएं 9 क्षेत्रीय भाषाओं जिसमें बंगाली, गुजराती, हिंदी, मराठी, कन्नड़, उड़िया, पंजाबी, सिंधी, तेलुगु, तमिल और उर्दू में इसको जो है विकसित किया गया है। ध्यान रखिएगा, तो इंपॉर्टेंट है संस्कृति मंत्रालय, इस साल बहुत हाईलाइट है, याद रखिएगा इसके बारे में। जितने लोग मेंस वगैरह की भी तैयारी करते हैं, जो भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, संस्कृति मंत्रालय का जो भी चीज आयोजित हो रहा है बिल्कुल हाईलाइटेड है, ध्यान रखिएगा। 14वें नंबर पे आते हैं, वित्त मंत्रालय ने हाल ही में अधिसूचना के अनुसार जो है जारी किया है, वित्त मंत्रालय ने, उसके अधिसूचना के अनुसार क्या पूछ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए कितने % की GST दर लागू की गई है। तो GST की अलग अलग दरें होती है, 0%, 5%, 18%, 12%, 28%, इस तरीके से सभी बटी रहती है। तो आपको इसमें ऑप्शन लगाना है, 5% है, 18 है, 0 है कि 28 है। तो ध्यान रखिएगा 0% इसकी दर है। वित्त मंत्रालय ने हालिया अधिसूचना के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री वस्तु को GST से छोड़ दी है। तो इसको ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज चाहे मशीन से बना हो या पॉलिएस्टर का या वस्तु एवं सेवा कर से इसको मुक्त रखा गया है। कपास, रेशम, ऊन या खादी से बने, हाथ से बने हुए, हाथ से काटे हुए गए जो राष्ट्रीय झंडे हैं पहले से ही GST से इसको मुक्त रखे गए थे। अगर आप थोड़ा सा झंडा को ध्यान दें तो आपको पता होगा इसके बारे में, 2:3 का अनुपात होता है। उसके अलावा आप जानते होंगे पिंगाली वेंकैया क्या है, इनके बोल सकते हो एक तरीके से डिजाइनर है। 3:2 होता है, मतलब 3 इसकी क्या होगी, चौड़ाई होगी, तो 2 लंबाई होगी, ये ध्यान रखिएगा। सॉरी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 3:2 में 3 जो है आपका लंबाई है और 2 चौड़ाई है। तो ये सेंटीमीटर में भी हो सकते हैं, मीटर में भी हो सकता है, किलोमीटर में भी हो सकता है, जिसमें भी ले, लेकिन 3:2 में ही लेगा। लंबाई जो है 3 का ही रहेगा और 2 का अनुपात किस में रहेगा, चौड़ाई का रहेगा, ध्यान रखिएगा। पहले वाला जो था वो 2:3, वो चौड़ाई अनुपात लंबाई था, तो लंबाई अनुपात चौड़ाई बोलेगा तो 3:2, ये ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा थोड़ा सा और ध्यान दें हम, तो 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफेद और हरा। हरा हरियाली का प्रतीक होता है, सफेद सत्य का प्रतीक होता है, और जो संतरा कलर है वो एक प्रकार से बोल सकते हो उन्नति का प्रतीक माना जाता है। यानी कि आपका जो हमारा जो भारत है उनके सारे गुणों को देखते हुए इसको बकायदा डिजाइन किया गया है पिंगाली वेंकैया द्वारा। चलिए, इसके
अलावा हमारा और क्वेश्चन है, इस पे चलते हैं। 15वें नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने जो जारी किया है, एक बोल सकते हो एक नियम पालन न करने पर एक जुर्माना जारी किया है, मीन्स जुर्माना लगा है कुछ बैंकों पर। तो क्वेश्चन हमारा है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने हाल ही में नियमों का पालन न करने पर, या क्वेश्चन पूछ सकता है नियमों का उल्लंघन करने के लिए कितने सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है, 7, 3, 1 या 6। तो याद रखिएगा सही आंसर है इसका 3। भारतीय रिजर्व बैंक जो केंद्रीय बैंक होता है, भारत सरकार का बैंक है हमारा, 1935 के जो अधिनियम है उसके तहत इसको स्थापित किया गया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों का पालन न करने पर, जो इनकी गाइडलाइन है उनका पालन न करने पर 3 सहकारी बैंकों पर क्या किया है, गाज गिराया है। जिसमें से समझ लीजिए कौन कौन से हैं, द नासिक मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक जो सबसे ज्यादा 50 लाख का जुर्माना भोगेगा। इसके अतिरिक्त आरबीआई ने मुंबई स्थित महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक पर 3750 लाख का जुर्माना लगाया है, और बिहार के जो नेशनल सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है इस पर 2 लाख का जुर्माना लगाया है। तो ये सारे बैंकों को जुर्माना अब आरबीआई को देना पड़ेगा, क्योंकि वो आरबीआई से ही संबंधित रहते हैं सारे बैंक। तो ये ध्यान रखिएगा। आपके लिए जो और जो खबर है उस पर हम चलते हैं जो इंपॉर्टेंट है। 16वें नंबर का क्वेश्चन है, विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया? ये क्वेश्चन है जिसका आंसर के लिए आपके पास ऑप्शन है रूस, चीन, भारत और पाकिस्तान। तो इनमें से याद रखिएगा जो सही आंसर है हमारा वो कौन सा है, चीन। चीन में विश्व शांति फोरम का जो है आयोजन किया गया है 2022 के जो संस्करण है उसका। इसके अलावा इसके बारे में और जान लेते हैं। तो विश्व शांति मंच 2022 का ये 10वां संस्करण है जो बीजिंग में सिंघुआ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया गया है। विश्व शांति फोरम के एक भाग के रूप में ब्रिक्स सहयोग, अवसर और चुनौतियां, इस पर पैनल पर चर्चा जो है आयोजित की गई। भारत जो है बड़े बड़े संगठन का हिस्सा है जिसमें आसियान भी है, उसके अलावा ब्रिक्स के संगठन का भी हिस्सा है। तो यह ध्यान रखिएगा ब्रिक्स देशों द्वारा जो है इस पर पूरी चर्चा की गई है। उसके अलावा ब्रिक्स जो देश हैं इनका एक महत्वपूर्ण योगदान जो रहता है न्यू डेवलपमेंट बैंक के निर्माण पे है, और भारत जो है इस विकास बैंक के माध्यम से उरुग्वे और बांग्लादेश जैसे देशों में विकास का जो है एक सक्रिय समर्थन कर रहा है। यानी कि उरुग्वे और बांग्लादेश जैसे देश जो उभरते हुए देश हैं उनको विकास के लिए ज्यादा एक प्रकार से मौका दिया जाए, ऐसा भारत भी अपना क्या कर रहा है, समर्थन कर रहा है। तो बीजिंग के सिंघुआ विश्वविद्यालय में ये आयोजित किया गया है विश्व शांति मंच 2022 का 10वां संस्करण। ये ध्यान रखिएगा, ये ब्रिक्स से रिलेटेड रहेगा आपका। उसके बाद आते हैं चलिए छत्तीसगढ़ पे। तो छत्तीसगढ़ से हमारा पहला क्वेश्चन आता है, 17वें नंबर पे डाला है मैंने। 36वें नेशनल गेम्स में छत्तीसगढ़ के कितने खिलाड़ियों ने वेट लिफ्टिंग में क्वालिफाई किया है? वेट लिफ्टिंग एक खेल होती है, ध्यान रखिए, भारोत्तोलन बोलते हैं। तो देखे होगे आप उठाते हैं दोनों साइड। तो इसमें आपके 3 पुरुष हैं और 2 महिलाएं हैं। तो ध्यान रखिएगा 5 टोटल खिलाड़ी हैं। छत्तीसगढ़ में 5 वेट लिफ्टर है। इन्होंने गुजरात में जो हो रहा है 36वां नेशनल गेम्स उसमें क्वालिफाई किया है। इन सभी खिलाड़ियों का चयन भुवनेश्वर में जो संपन्न हुआ था नेशनल चैंपियनशिप, उसमें इनके प्रदर्शनों को देखते हुए किया गया था, जिसमें कौन कौन शामिल है? तो विजय माहेश्वरी, करण लहरे, उसके अलावा आपका एक और जो है मेल में है जिसको ध्यान रखना है सुभाष लहरे को, और वीणा तथा ज्ञानेश्वरी यादव, इनको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए आते हैं 18वें नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर बताइए कौन सा गलत है। ये मैंने कूटू वाले क्वेश्चन डाले हैं क्योंकि मेरे सेलेक्ट किए क्वेश्चन है। नेशनल इंटरनेशनल का तुषार सर ने पूरा हेल्प किया है और छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन मैंने डाला है, तो उनका भी धन्यवाद। काफी सारे क्वेश्चन करने में उन्होंने मेरी सहायता की है। इसलिए चलिए कौन सा क्वेश्चन गलत है आपको, कौन सा कथन गलत है आपको बताना है। पहला कथन आता है छत्तीसगढ़ सरकार गौमूत्र 4 रुपए लीटर में खरीदने की घोषणा की है। दूसरा कथन आता है गौमूत्र की खरीदी 20 जुलाई से किया जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट आता है इसकी शुरुआत रायपुर जिले के 3 गोठानों से की जाएगी और उपरोक्त में से कोई नहीं। पहले पूछ का क्या रहा है वो ध्यान दीजिए, कौन सा कथन गलत है। ऐसे कूट वाले क्वेश्चन आपको दिमाग खराब करने वाले होते हैं, तो इनमें से आपको पकड़ना है कि कौन सा आखिर में गलत है। तो अगर आप तीनों को विचार करें तो मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ सरकार ने सही बात है कि आप गोबर के बाद गौमूत्र खरीदने की बात की, फर्टिलाइजर के रूप में उपयोग करने 4 रुपए लीटर में खरीदेगा। 20 जुलाई यानी कि याद रखेगा, जैसे 20 जुलाई को आपको पता होगा गोधन न्याय
योजना चालू हुई थी 2020 में, तो उसी को ध्यान रखते हुए 20 जुलाई से गोमूत्र खरीदने की भी क्या कर रहा है, विचार कर रहा है छत्तीसगढ़ सरकार। शुरुआत इन्होंने रायपुर जिले से करना है और 3 गौठानों का इन्होंने चयन भी किया है। तो आपको अगर गलत कथन चुनना है तो इसमें सही आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उपरोक्त सारे कथन क्या है, सही है। आते हैं 19वें नंबर के क्वेश्चन पर। सियान जतन क्लिनिक योजना संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर बताइए कौन सा सही है। तो सियान जतन क्लिनिक योजना एक योजना है जो छत्तीसगढ़ सरकार चला रही है, तो वो इसमें आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन दिया है, यह योजना छत्तीसगढ़ सरकार ने बुजुर्गों के लिए लाई है। उसके अलावा क्या पूछ रहा है, योजना के अंतर्गत जनाना लिखा गया, योजना है वो, योजना के अंतर्गत बुजुर्गों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए हर महीने के गुरुवार को, हर महीने के पहले गुरुवार बोल सकते हो, सियान जतन क्लिनिक का आयोजन किया जाएगा। तो ये कोई भी लिया हुआ है। प्रदेश के आयुर्वेदिक चिकित्सालय में 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को निःशुल्क जांच की सुविधा दी जाएगी, ये 3rd में लिया है। तो ये तीनों स्टेटमेंट की अगर बात करें तो सभी स्टेटमेंट क्या होते हैं, हमारे सही होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पूछा गया था सही कौन सा है, तो सही क्या है, सभी, उपरोक्त सभी क्या है, इसका सही आंसर है। हमारा एक क्वेश्चन है, लास्ट वाला है ये। 2022 में सावन माह के पहले सोमवार को हर घर हरियाली अभियान छत्तीसगढ़ के किस जिले में चलाया जा रहा है। यह किस जिले में अभी शुरू तो नहीं हुआ जिस डेट में मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, पर मैंने डाल दिया है ताकि आपको हमेशा ये ध्यान रहे। 2022 में याद रखना है, सावन माह का पहला सोमवार याद रखना है, और हर घर हरियाली, तो इसको शुरू किया गया हमारे राजधानी रायपुर में। ऑप्शन में आपको कई जिलों के नाम दे सकता है, राजधानी रायपुर इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखना है। तो अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके फीडबैक भी दीजिएगा, और सोशल मीडिया नेटवर्क पे भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं, चाहे फेसबुक हो, टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो। यूट्यूब में ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। तो इंपॉर्टेंट था आज का सेशन। सभी का धन्यवाद जो भी जुड़े होंगे, और तुषार सर का भी धन्यवाद क्योंकि काफी क्वेश्चन उन्होंने ही बनाए थे, और मैंने छत्तीसगढ़ का काफी सारा क्वेश्चन जो है मैंने खुद ही इसको क्रिएट किया था। तो सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से इसको रखिएगा। चलिए आज के लिए विदा लेते हैं, धन्यवाद। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।